Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in last lecture we discussed the frequencies SPSS के ज़रिए से कैसे ऑब्टेन की जाती है और वैसे फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, पेट्रो डायग्राम, बॉक्स प्लॉट और SPSS क्रॉस टैबुलेशन जो कि हम कस्टम टेबल्स के ज़रिए से फाइंड की थी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में जो डिस्कस की थी चीज़ें। टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द सम measurements of central tendency, some measures of dispersion, measures of normality, skewness, kurtosis, histogram with the normal curve, relationships between the variables and reliability and validity of the instrument. ये क्वेश्चनर जो हम यूज़ करते हैं उसके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो SPSS के जरिए से हम फाइंड करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वी विल डिस्कस मीन, मीडियन एंड मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में जो किसी भी डाटे का जो सेंटर होता है उसको मेजर करने के लिए हम ये जो डिफरेंट मेजर्स यूज़ करते हैं उसमें मीन, मीडियन और मोड जो है वो मोस्ट यूजफुल चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ भी की जाती हैं। The mean or the average is a measure of central tendency that offers a general picture of the data. The mean or average of a set of say 10 observations is the sum of 10 individual observations divided by the 10. तो हम जितनी observations हैं उन सबको सम करके उसके नंबर पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो है मीन आता है, जिसको हम आम अपनी लैंग्वेज में एवरेज भी कहते हैं। मीडियन इज द सेंट्रल आइटम इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपका टोटल जो डाटा है उसके अंदर जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। व्हेन दे आर अरेंज्ड इन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर उसके दरमियान में जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 है, 7 है, 9 है। अब इसमें से जो सेंटर वाली वैल्यू है ये मीडियन है। अगर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हो जैसे है 2, 7, 9, 16, तो फिर क्या होगा, फिर हम ये जो सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं इनकी एवरेज ले लेंगे 7 + 9/2, तो 8 हमारी जो मीडियन हो जाएगी। इसके बाद मोड है। इन सम केसेस अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डज नॉट lend itself to meaningful representation through either the mean or the median, but can be signified by the most frequently occurring phenomenon. तो मोड जो होता है वो हमें जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू जो हमारी अक्कर होती है उसको हम मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 2, 4, 4, 7, 9। अब इसके अंदर जो 4 जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है वो 4 है, तो ये हमारे पास जो है ये मोड होगा। तो आमतौर पे जो मोड है, मीन और मीडियन मोड है, ये बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होते बल्कि तकरीबन जो है नजदीक नजदीक होते हैं। तो ये 3 हमारी जो आमतौर पर यूज की जाने वाली हैं सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज द वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 2 सेट्स ऑफ डाटा माइट हैव द सेम मीन बट द डिस्पर्शन कुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसकी जो वेरिएशन होती है डाटे के अंदर, डिस्पर्शन उसको बोलते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो इसकी जो है वेरिएशन आमतौर पे एक बात का ऐसा होता है कि एक डाटा है उसके अंदर मीन तो उनका सेम है लेकिन डिस्पर्शन उनकी या वेरिएशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे इस डाटे में अगर आप देखें तो इन दोनों का जो मीन है वो 51.2 आ रहा है, लेकिन इन दोनों की जो डिस्पर्शन है, वेरिएशन इनमें इस वाले में ज्यादा है, इस वाले में कम है। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, आमतौर पर कंपैरिजन के लिए भी यूज किए जाते हैं। और इनमें जो रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 जो है मोस्टली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज एक सिंपल डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम। रेंज रेफर्स टू द एक्सट्रीम वैल्यू इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर है 35 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 67 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम रेंज कहेंगे। 67 माइनस, तो इसको रेंज को अगर हमने कैलकुलेट करना हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 67 माइनस 35, तो ये इसकी जो वैल्यू हो रेंज की। और वेरिएंस, द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा सेट, टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ दिस डिफरेंस and dividing the total of these by the number of observations. आप x माइनस एक्स बार करें, उनका स्क्वायर ले लें और उन सब की वैल्यूज को
जमा कर लें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर दें तो इसको हम कहते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है another measure of dispersion for interval and ratio scale data offers an index of the spread of distribution or the variability in the data. It is a very commonly used measure of dispersion and is simply square root of the variance. आप अपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास जो होगा it will be a standard deviation. Now the measures of normality of the data. हमारे पास जब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो दूसरी कोई चीजें और भी हैं, सिंपली हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को देखा। इसके अलावा डाटा की नॉर्मेलिटी को मेजर करने की अजम्पशंस होती हैं कि हमारे पास अगर रिग्रेशन को अप्लाई करना हो या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उनको अप्लाई करने से पहले हम उस डाटा की नॉर्मेलिटी को भी चेक करते हैं। नॉर्मेलिटी को चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये दोनों कोफिशिएंट्स को देखेंगे और हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व। ये हमारे मतलब तीन चीजें हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस और हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व। तो इनसे हम देख सकते हैं डाटा की नॉर्मेलिटी है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइजली द लैक ऑफ सिमेट्री। तो अगर हमारे पास सिमेट्री ना हो किसी डाटे के अंदर तो हम कहते हैं कि ये इसकी स्क्यूनेस है, स्क्यूड है। A distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right of the center point. अगर वो सेंटर पॉइंट अगर हम उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करें जैसा कि हिस्टोग्राम है उसके जरिए से, और वो सेंटर के दोनों तरफ एक जैसी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर ऐसा हो तो ये इसकी सिमेट्री होगी, और अगर सिमेट्री नहीं होगी देन देयर विल बी स्क्यूनेस। If the value of coefficient of skewness computed by SPSS is between -1 and +1, जो आपका जो SPSS के साथ आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर पॉजिटिवली वैल्यू होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर उसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान रहती है तो हम कह सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। एग्जैक्टली नॉर्मल तो नहीं होगा, एग्जैक्टली नॉर्मल उस वक्त होता है जब इसकी वैल्यू 0 हो, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू 0 हो तो एग्जैक्टली नॉर्मल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू -1 और +1 के दरमियान कहीं भी हो, -0.5 है, +0.5 है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ वेदर द डाटा आर हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर जो है उसकी एक मिडिल सा लेवल है जिसके अंदर जो उसकी टेल्स हैं वो मिडिल से लेवल की होती हैं। अगर उसमें हैवी टेल्स हो जाएं या लाइट टेल्स बहुत ही लाइट हो जाएं तो दोनों सूरतों में वो डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। Data sets with a high kurtosis tend to have heavy tails or outliers, and data sets with the low kurtosis tend to have light tails or lack of outliers. If the value of coefficient of kurtosis computed by SPSS is between -2 and +2, then distribution of data is approximately normal. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अगर तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 +1 के दरमियान हो और कर्टोसिस -2 +2 के दरमियान हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर 0 होगी तो फिर जबरदस्त है, फिर वो नॉर्मेलिटी को शो करेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप देखते हैं। अगर तो ये चीज से ऐसे आ जाए स्क्यूनेस -1 +1 के दरमियान और कर्टोसिस -2 +2 के दरमियान, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व, वी कैन प्रोड्यूस अ हिस्टोग्राम ओवरलैप्ड विद नॉर्मल कर्व इन SPSS. If this curve is symmetric, then distribution of data is normal or approximately normal, and if this curve is skewed in left tail, then negatively skewed, and if curve is skewed in right tail, then it is positively skewed. यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे अगर ये जो हिस्टोग्राम के ऊपर हमने नॉर्मल कर्व ड्रा की है, इसको अगर आप देखें तो ये इसकी जो थोड़ी सी नेगेटिवली स्क्यूड शो कर रही है। आपकी ये जो कर्व है यहाँ से देखें ऊंची है, यहाँ से बिल्कुल नीचे जा रही है। तो ये जो कर्व है ये इन वाली जो हमारे पास जो डाटा वैल्यूज आ रही हैं उनकी वजह से, तो इसलिए ये नेगेटिव स्क्यूनेस है -1.90, स्क्यूनेस -1.90 और कर्टोसिस है 1.919। ये इसकी कर्टोसिस जो है जो हैवी है, कर्टोसिस ज्यादा है, तो कर्टोसिस ज्यादा का मतलब है इसकी ये देखें
हाइट इनकी बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती तो कर्टोसिस कम होता। और तो ये इसके ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ये एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें इसकी जो हाइट है वो भी आप देख ले कम है, और कर्टोसिस की वैल्यू ये देखें 0.396। तो नेगेटिवली स्क्यूड मतलब है ये थोड़ी सी कर्व और ऊपर होनी चाहिए थी, ये उससे नीचे आ रही है। अगर कर्व बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, जब बहुत ज्यादा नीचे आ जाए तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं कर्टोसिस की। और सिक्योरनेस देखें 0.599, मेरा ये थोड़ी सी पॉजिटिवली स्क्यूड है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो टेल थोड़ी सी लंबी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड। स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड है और स्लाइटली नेगेटिव माइनस कर्टोसिस कह रहे हैं, कर्टोसिस इसका माइनस है। तो इन दोनों की वजह से, लेकिन ये चूंकि रेंज हमारी जो उसके अंदर आ रहे हैं -1 + 1 और ये -2 + 2 के अंदर है, ये -1 + 1 के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। नाउ द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान हम रिलेशनशिप को फाइंड करना चाहते हैं तो वो 3 किस्म की चीजें हो सकती हैं। 2 किस्म के टेस्ट हैं, एक पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, पैरामीट्रिक जिनके पैरामीटर्स होते हैं तो उसमें जो है पैरामीट्रिक टेस्ट वाला जो डाटा है, जो हमारे पास इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल वाला डाटा है, उसकी जो आपस में 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप अगर हम कैलकुलेट करना तो उसमें पियर्सन कोरिलेशन को यूज करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कंडाल्स रैंक कोरिलेशन, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों उसका हम यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो ऑर्डिनल हो, या एक वेरिएबल ऑर्डिनल है दूसरा इंटरवल है, ये दोनों ही ऑर्डिनल हैं, तो हम उनके दरमियान जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और कंडाल्स रैंक कोरिलेशन के जो 2 चीजें हैं हम यूज कर सकते हैं। ये 2 टूल्स हैं हमारे पास, उनके जरिए से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तीसरी चीज है chi-square टेस्ट है, जो बिल्कुल नॉमिनल लेवल के डाटा हो हमारे पास, ऐसा डाटा ऐसा वेरिएबल जिनको हम नॉमिनल स्केल पर मेजर किया हुआ है, तो उनकी अगर एसोसिएशन अगर हमने देखनी हो तो दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ chi-square टेस्ट। तो एक्चुअली वो देखते हैं कि वो आपस में 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर तो इंडिपेंडेंट हो तो उनकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती, बल्कि कोरिलेशन में नेगेटिव होती है, और chi-square टेस्ट में ये पॉजिटिव वैल्यू ही बड़ी हो जाती है। पियर्सन कोरिलेशन का एक टेबल है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हमने लिए, LMX और FC। LMX और FC में अगर आप देखें, और इन दोनों की जो कोरिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड की, तो ये LMX है और ये FC है, इसकी कोरिलेशन हमारे पास आ गई 0.445। और इसकी जो P वैल्यू है, ये जो हमारे पास P वैल्यू है ये 0 आ रही है, ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, 0.000, ये बहुत छोटी वैल्यू थी इसलिए इन्होंने 0 लिख दिया। तो ये 0.01 से स्मॉल आ रही है, 0.01 से भी स्मॉल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि FC और LMX के दरमियान जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट। रैंक कोरिलेशन में हमने बात की जो स्पीयरमैन्स कोरिलेशन और कंडाल्स टेस्ट, ये जो 2 हम यूज करते हैं टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 वेरिएबल। द वेरिएबल्स आर यूजिंग ऑर्डिनल स्केल, हमने 2 वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पर जो लिए हैं उनके दरमियान स्टूडेंट्स स्कोर इन 2 डिफरेंट एग्जाम्स, दैट इज इंग्लिश एंड मैथ, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल हो सकता है। तो कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम बाइवेरिएट कोरिलेशन की तरफ जाते हैं, वहां पर स्पीयरमैन और कंडाल्स टेस्ट को दोनों हम कर सकते हैं। ये उन दोनों का ये एक टेबल है हमारे पास। यहाँ पर जेंडर और एजुकेशन जो हमारा था वो ये ऑर्डिनल स्केल है, और जेंडर जो है वो नॉमिनल स्केल है। हमारे पास जो एटलीस्ट ऑर्डिनल लेवल पर जो होती हैं उनके लिए हम स्पीयरमैन और कंडाल्स को यूज करते हैं। तो ये गलती से यहाँ पर जेंडर आया हुआ है, जेंडर हमारा जो ऑर्डिनल स्केल नहीं होता। यानी हो यहाँ पर अगर आप देखें ये जैसे P वैल्यू 0.597 है, तो ये शो कर रही है कंडाल्स टेस्ट के लिहाज से कि ये इनके दरमियान आपस में एसोसिएशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसकी P वैल्यू देख ले बहुत ज्यादा आ रही है, जो 0.05 से भी हाई है। और यहाँ पर ये जो स्पीयरमैन रो है वहां पर भी देखें तो 0.598 है, तो ये भी इसका मतलब है ज्यादा आ रही है 0.05 से। इसका मतलब है कि these 2 variables do not have association in between them, it means they are independent। तो यहाँ से अगर हम जेंडर को रैंक क्या उसको बोलते हैं ऑर्डिनल डाटा के लिहाज से अगर
मान लें और एजुकेशन को भी BS MS को रैंक के लिहाज से मान लें, ऑर्डिनल लेवल के लिहाज से मान लें, तो इनकी आपस में दोनों की जो एसोसिएशन है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल वेरिएबल्स, जो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स हों उनके दरमियान जो हम एसोसिएशन फाइंड करना चाहें तो वो काई-स्क्वायर टेस्ट है जो हमने कस्टम टेबल के अंदर यूज किया। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट और एजुकेशन फील्ड और डिपार्टमेंट, ये हमारे पास एजुकेशन फील्ड जो है ये भी एक नॉमिनल लेवल है, डिपार्टमेंट भी नॉमिनल है, और उसके दरमियान हमने यहाँ पर जो हमारा डाटा है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर एसोसिएशन फाइंड की, तो उसकी जो पी वैल्यू देखें दैट इज वेरी स्मॉल 0.000, it is less than 0.05, so we can say that less than 0.05 and less than 0.01, even less than 0.01, so we can say that the relationship between department and education field is significant at 0.01 level of significance. रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट स्कीम, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है ये दो चीजें हमने स्टडी की थी पहले। रिलायबिलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं? रिलायबिलिटी को हम फाइंड करते हैं क्रोनबेच अल्फा के जरिए से। क्रोनबेच अल्फा, इट इज अ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट दैट इंडिकेट्स हाउ वेल द आइटम्स इन अ सेट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू वन अनदर, एंड क्रोनबेच अल्फा इज कंप्यूटेड इन टर्म्स, आपस में जो हमारी जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो रिलायबिलिटी, उनकी एसोसिएशन आ रही है। और क्रोनबेच अल्फा इज कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ द एवरेज इंटरकोरिलेशंस अमंग द आइटम्स मेजर इन द कंसेप्ट। आप एक कंसेप्ट की जो आइटम्स हैं, जैसे LMX के हमारे पास 5 आइटम्स हैं वो मेजर कर रही हैं, तो उनकी जो इंटरकोरिलेशंस हैं उनके हवाले से क्रोनबेच अल्फा है, ये उसको मेजर करता है। क्रोनबेच अल्फा कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, इफ इट्स वैल्यू इज हायर देन 0.7 देन स्केल इज अज्यूम्ड टू बी रिलायबल। हमारी जो कम से कम वैल्यू 0.7 होनी चाहिए क्रोनबेच अल्फा की, और अगर उससे कम होगी तो इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा नहीं है स्केल, और अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं SPSS को। जब यूज करना चाहते हो तो उसका मतलब है कि एक आइटम जो है उनकी अपने कंसेप्ट के साथ कितनी कोलैबोरेशन है, कितनी कोरिलेशन है। एक आइटम, एक वेरिएबल है, उसकी 5 आइटम्स हैं, जैसे LMX की 5 आइटम्स हैं, तो उसकी 5 आइटम्स में हर आइटम्स की जो टोटल वेरिएबल है उसके साथ कोरिलेशन क्या है, उसके लिहाज से हम वैलिडिटी को मेजर करते हैं। तो उसका ये जो 3 स्टेप है, कंप्यूट टोटल स्कोर ऑफ अ वेरिएबल बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स इन इट। आप अपना जो वेरिएबल उसके जितनी भी आइटम है उस वेरिएबल की, उन सबको एड अप कर लें। कैलकुलेट पीएसएन कोरिलेशन ऑफ ईच आइटम विद ईच आइटम एज वेल एज विद टोटल स्कोर ऑफ दैट वेरिएबल। आप 5 आइटम्स हैं, उनका टोटल भी निकाल लिया, टोटल स्कोर निकाल लिया, अब पांचों का टोटल के साथ कोरिलेशन को फाइंड करें। If correlation of an item with total score is significant at 0.05 significance level, then that item is valid. Otherwise, this item is not valid and needs to be deleted before further analysis. तो अगर हमारा टोटल के साथ उसकी जो कोरिलेशन ठीक ना आ रही हो, इसका मतलब है कि वो हमारा टोटल के साथ उसकी जो एसोसिएशन नहीं है और वो उस वेरिएबल के लिए नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कोरिलेशन जो है EC, इम्प्लाई कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हमने कैलकुलेट की। तो वो हमारे पास 3 आइटम्स हैं और इन तीनों का टोटल स्कोर कैलकुलेट किया पहले कंप्यूट वेरिएबल करके, और फिर उन तीनों का टोटल के साथ जो हमने कोरिलेशन देखी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पी वैल्यू है 0.000, ये भी 0.000, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू की जो पी वैल्यू है, तीनों आइटम्स की पी वैल्यू लेस देन 0.01 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनकी जो है जो आइटम्स हैं वो अपने टोटल के साथ जो है वो हाईली कोरिलेटेड हैं, तो लिहाजा वो वैलिड है। अगर इसमें से किसी एक की जो कोरिलेशन जो है टोटल के साथ वो लेस देन 0.05 से उसकी पी वैल्यू होती तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। 0.01 या 0.05 से अगर लेस है तो हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ चूंकि बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यूज आई हैं, इसलिए 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि दीज आर valid items to measure the variable, imply commitment या organization commitment. Okay, recap of this lecture. measure the central tendency हमने 3 मेजर की है, मीन, मीडियन और मोड है। measure of dispersion में हमने जो उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करता है उसमें हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन को यूज किया। नॉर्मेलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं, स्केलर, स्प्रेड, टॉर्सनल और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व, और वो हम जनरेट करते हैं SPSS के अंदर।
और स्क्यूनेस की वैल्यू -1 +1 के अंदर होनी चाहिए, कर्टोसिस की वैल्यू ±2 +2 के अंदर बिटवीन होनी चाहिए, और हिस्टोग्राम की जो नॉर्मल कर्व है उसकी जो दोनों टेल्स हैं वो अगर इक्वली सिमेट्रिक नजर आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो विजुअली हम उसको देख रहे होते हैं तो वो नॉर्मल होता है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो है वो हम 3 हमारे पास मेथड्स हैं, पियर्सन, स्पीयरमैन, कंडाल्स और काई स्क्वायर जो है वो भी हमने नॉमिनल के लिए यूज किया। अगर हमारे पास वेरिएबल इंटरवल स्केल पर है दोनों तो पियर्सन कोरिलेशन यूज करेंगे। अगर दोनों स्केल इंटरवल पर स्केल पर नहीं है या रेशियो स्केल नहीं है बल्कि उनमें से कोई एक जो ऑर्डिनल स्केल पर भी है तो हम पियर्सन, स्पीयरमैन, कंडाल वो यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल नॉमिनल है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट स्केल जो है तो क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी है वो हम काउंट बैच अल्फा और आइटम टू टोटल स्कोर कोरिलेशन के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।